यस स्टूडेंट, आज हमारा पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आपने पीछे रेप्लिकेशन पढ़ रखा था, अब रेप्लिकेशन से आगे बढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन आएगा। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। और ये सर वन स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन तो दोनों का होता है ना? तो पहली बात तो कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कैसे? अगर डीएनए में एडेनिन है तो यहां पर यूरेसिल आ जाएगा, अगर डीएनए में साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन आ जाएगा, अगर डीएनए में गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन आ जाएगा, और अगर डीएनए में थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण ही रेप्लिकेशन भी पॉसिबल हो पाया था, और इसी के कारण ट्रांसक्रिप्शन भी पॉसिबल हो पाता है। तो अब समस्या ये है यहाँ कि रेप्लिकेशन तो आपने देखा था कंप्लीट डीएनए का होता है, पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीज इनटू आरएनए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेगमेंट का मतलब कि एक पूरा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन होते हैं, तो हमें कौन सा जीन चाहिए, पर्टिकुलर टाइम में सेल को कौन सा जीन चाहिए, उसका वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वैसा मैसेज भेजेगा। पहली बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां ये आ रही है कि दो में से एक ही स्ट्रैंड तो होगा। अब साहब दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं? तो पहला, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट, तो हमें पता है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं, ये सेम नहीं है, डिफरेंट सीक्वेंस है। एंड इफ दे कोड प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वेरी करेंगे, तो वन सेगमेंट जो है वो दो डिफरेंट तरह की प्रोटीन बना देगा। समझ में आया ना भाई? एक डीएनए का ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इससे एक तरह की प्रोटीन बन जाएगी और इससे दूसरी तरह की प्रोटीन बन जाएगी। तो इससे क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म, मशीनरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। कौन सी बात कौन सी मानी? जैसे मान लो कोई बोला भाई आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे, दूसरी इंफॉर्मेशन आई नहीं आज स्कूल जाना है, हॉलीडे नहीं है, तो क्या करेंगे आप? क्या मानेंगे? समस्या हो गई ना। उसी तरह यहां दूसरा जो 2 RNA मॉलिक्यूल अगर बने, तो भाई ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, बल्कि होते ही। तो अगर साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे, और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन करना बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। तो समझ में आई ना बात? तो क्यों दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है? उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि दो डीएनए स्ट्रैंड पे जो इंफॉर्मेशन है, जो बेस पेयर्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो उनसे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा या आगे जाके प्रोटीन बनेगी, वो भी डिफर करेगी, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, ये दोनों जो आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बन गया तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन का क्या फायदा? बेकार हो गया। आइए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है? तो 3 चीजें होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सीधे नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और टर्मिनेटर होता है। अब कन्वेंशन है भाई यहाँ क्या कि दो स्ट्रैंड में डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो डीएनए है जिससे हम सारी चीजें जिस स्ट्रैंड से मानेंगे उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। यस, जबकि वो किसी को भी कोड नहीं करता। ठीक है, आइए बताएंगे भी आगे। तो सिंस टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलरिटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये भी कैटालाइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करता है। कौन सी डायरेक्शन में? 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर। आपको पता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इसी डायरेक्शन में करता था। तो जिस भी स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसकी पोलरिटी क्या होगी? 3 to 5 एंड। तो जो स्ट्रैंड 3 एंड से 5 एंड की तरफ है उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। समझ में आई क्या कन्वेंशन लिया हमने? जो स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 into 5 एंड है, भाई 2 डीएनए है ना आपके पास, मान लो ये जैसे 2 डीएनए है,
तो एक डीएनए जो है वो 3 एंड से 5 एंड की तरफ जा रहा है, दूसरा 5 प्राइमर से 3 प्राइमर की तरफ जा रहा है। तो दिस स्टैंड जी टर्म्ड एज टेम्पलेट स्टैंड, और ये वाला जो है वो कोडिंग स्टैंड। द अदर स्टैंड हैज अ पोलरिटी 5 into 3 एंड सीक्वेंस सेम एज आरएनए, खाली डिफरेंस क्या होगा वहां पे, थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस स्ट्रैंड जो किसी को भी कोड नहीं करता, इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाली कहते ही नहीं है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट while डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी चीजें हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड से हम लेकर चलेंगे, तो बहुत आसानी से हम इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझें डायग्राम से। जैसे ये 3 into 5 एंड है, दूसरा 5 into 3 एंड है, तो यहां पर देखो 3 बातें। क्या क्या? ये पहली बात तो हो गई प्रमोटर, दूसरी बात हो गई टर्मिनेटर। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा, और बीच में जो सीक्वेंसेस हैं वो स्ट्रक्चरल जीन है। मैंने बताया था ना, 3 चीजें होती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन कैसा है? द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन की एक तरफ प्रमोटर है और दूसरी तरफ टर्मिनेटर है। अब प्रमोटर है कहाँ? तो अभी आपने पढ़ा कि जो कुछ भी होगा वो सब कोडिंग स्ट्रैंड से माना जाएगा। तो प्रमोटर इज प्रेजेंट एट अप स्ट्रीम। देखो, इनिशिएशन से पहले की तरफ कोई चीज है तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, इधर की तरफ कोई चीज आ रही है तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, प्रमोटर की पोजीशन क्या है? 5 एंड पे प्रमोटर लगा हुआ है, ऑलवेज अप स्टैंड 5 एंड। क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग स्टैंड को लिया है। टर्मिनेटर की पोजीशन क्या है? वो 3 एंड पे लगा हुआ है। तो समझ आ गया ना? टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड एंड प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड। क्लियर? कोई समस्या नहीं है ना? ये स्टैंड जिस पर स्ट्रक्चरल जीन है, ये टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है, और वास्तव में इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इससे नया डीएनए, नया आरएनए बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रोसेस 3 तरह का होता है, 3 ही प्रोसेस है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल एंजाइम इज सफिशिएंट इन प्रोकैरियोट। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मेनली हमको प्रोकैरियोट की बात अभी करनी है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में एक अकेला पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यही सारे काम करता है। लेकिन एक्चुअली ये कौन सा काम करता है? अगर आप एक्चुअली बोलें तो ये इलोंगेशन का काम करता है। इलोंगेशन का काम ये अकेले करता है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इनिशिएशन नहीं कर सकता। इनिशिएशन के लिए इसको चाहिए सिग्मा फैक्टर, जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। तो सिग्मा फैक्टर इज द इनिशिएशन फैक्टर। जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ता है तब जाके वो इनिशिएशन कर पाता है। लेकिन एक बार जब इनिशिएशन हो जाता है तो फिर इस सिग्मा फैक्टर को वो बाहर कर देता है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, इलॉन्गेशन खुद कर लेता है। जब टर्मिनेशन की बात आती है तो फिर इसको रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। यानी टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? रो फैक्टर। इनिशिएशन के लिए कौन सा चाहिए? सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज खुद क्या कर सकता है? इलॉन्गेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज केवल इलॉन्गेशन कर सकता है, वो प्रॉपरली इलॉन्गेट करता चला जाता है, और जब लास्ट में पहुंचता है जहां टर्मिनेशन होना होता है तो रो फैक्टर उससे जुड़ता है, और फिर सारी चीजें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। आइए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे परफॉर्म होता है? तो देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे मैंने बताया, जो कैटालिसिस करता है हर तरह के आरएनए की प्रोकैरियोट में। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन। सब यहां भी वही चीज है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की तरह यूज करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। बड़ी मजेदार बात, यहां हेलिकेज की जरूरत नहीं है। इट समहाउ फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलॉन्गेशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं किसके? आरएनए पॉलीमरेज के। आरएनए पॉलीमरेज खुद ही ओपनिंग भी कर लेता है, हेलिक्स भी किसी तरह मैनेज कर लेता है। जैसे डीएनए पॉलीमराइजेशन में तो आपने देखा था, हेलिकेज की जरूरत पड़ी थी हमें, यहाँ हेलिकेज की जरूरत नहीं, खुद ही काट लेगा। अनवाइंडेज नहीं चाहिए, खुद ही काट लेगा और इलोंगेशन कंटिन्यू करेगा। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, अब ये नेसेंट आरएनए फॉल हो जाएगा, है ना, और प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
So how the RNA polymerase is able to catalyze all the three step initiation, elongation and termination? मैंने अभी बताया आपको इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए, और बाकी काम के लिए खुद अकेला काफी है। ठीक है। अब दूसरी बात, इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ये एक्टिव ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, दोनों एक ही जगह होते हैं। तो कई बार ये देखने में आता है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। कहीं ये देखने में आता है मैनी टाइम कि ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच मोर या मच बिफोर द आरएनए या एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब। एमआरएनए के पूरे बनने से पहले ही यहाँ पर ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी तरफ ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ आता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं बैक्टीरिया में, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि आपको पता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोट के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रांसक्रिप्शन में, टू एडिशनल। पहला, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा वाले अलग जो ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अलग। डिवीजन ऑफ फ्लेवर है, क्या कौन बनाएगा क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आरआरएनएस, 3 तरह के, 28S, 18S, 5.8S, एक और बचा 5S, वो नहीं बनाता। तो जितने 8 वाले हैं याद करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, 28S, 5.8S, 18S। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, ये बनाएगा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, जो प्रिकर्सर होता है किसका, एमआरएनए का। इसी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से बाद में आप देखेंगे कि एमआरएनए बन जाता है, प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर अभी पढ़ेंगे आगे, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बताएगा, ये बनाएगा टीआरएनए, 5S आरएनए, एसएनआरएनए। ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है, एंड दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सीधे क्वेश्चन मिल सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है, सेकंड क्या बनाता है, और थर्ड क्या बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल भाषा में अगर बात करें, 1 2 3 RMT, यस PMT की बात होती है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है, सेकंड वाला एमआरएनए हेट्रोजीनस बनता है, बाद में एमआरएनए बन जाता है, और वो ट्रांसफर आरएनए बनता है। देखिए सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसके पास स्प्लिट जीन पाए जाते हैं, यानी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है। हाँ, और ये नॉन फंक्शनल होता है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें इंट्रॉन है। तो क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस होगा स्प्लाइसिंग। ये क्या है, इन विच द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। क्योंकि जो इंट्रॉन्स है, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं, इनको हटाना पड़ेगा, जेनेटिकली इनएक्टिव है। तो एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। क्या होता है, ये एचएनआरएनए है तो इसके 5 एंड पर कैप लगती है, और इसके जो 3 एंड है उस पर टेल लगती है। ये टेल लगती है, यहाँ क्या लग गई, यहाँ कैप लग गई। ठीक है। तो कैप किसकी होती है भाई, कैप होती है अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है 5 एंड पे। और टेल किसकी होती है भाई, तो टेल होती है एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300, जो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड हैं, ये लगातार जुड़ते चले जाते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो ये क्या है भाई, ये तो हो गया एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए के 5 एंड पे कैपिंग हो गई और 3 एंड पे टेलिंग हो जाती है। फुल प्रोसेस्ड आरएनए, फुली जब प्रोसेस्ड हो जाएगा तो उसको एमआरएनए कहेंगे, और ये फिर न्यूक्लियस से ट्रांसलेशन के लिए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। तो समझ में आया ना। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है एंड प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, ये एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम है, और जो स्प्लाइसिंग है ये डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड को बताती है ना। क्योंकि आरएनए वर्ड के मतलब पीछे पढ़ा था ना, आरएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए, इस तरह से ये बना। अब ये यूकैरियोट का है, ये किसका है भाई, यूकैरियोट का।
अभी आपने पीछे प्रोकैरियोट का पढ़ा था। तो यूकैरियोट में जो आरएनए बन रहा है ये कौन सा है बेटा? ये है HNRNA। ये बना। इसके 5 एंड पे देखो ये कैप लग गई, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप होती है। इसमें दो पार्ट है, एक्सॉन और इंट्रॉन। ये जो इंट्रॉन है इसे इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। ये जेनेटिकली होते हैं इनएक्टिव, तो इनको हटाना पड़ेगा। यहां देखो 3 एंड पे क्या आ गई? पॉली ए टेल। आपने अभी पढ़ा 200 to 300 एडेनिन बेसिस जुड़ जाते हैं, पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है, और यहाँ जो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा है ये कैपिंग हो गई। अब स्प्लाइसिंग से ये जितने भी ये मॉलिक्यूल हैं इनको हटा दिया जाता है, और फिर हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए बनके तैयार हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग या मैच्योरेशन ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एमआरएनए बन गया है, और इस एमआरएनए को अगर मैं और आपको क्लियर करके दिखाऊं तो मान लो, 1 मिनट, हाँ, ये जो सीक्वेंस है ये मान लो कैप हो गया। इस कैप के बाद फिर ऐसा हमने सीक्वेंस बना दिया, फिर एक ऐसा सीक्वेंस बना दिया, फिर छोटा सा ऐसा सीक्वेंस बना दिया, और फिर एक पार्ट बना दिया ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये 5 एंड पार्ट है और ये 3 एंड पार्ट है। ये जो पॉइंट है बेटा ये है कैप, ये वाला जो पॉइंट है ये है टेल, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दीज आर UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। इनका ट्रांसलेशन नहीं होता, ट्रांसलेशन यहां से शुरू होता है, ये AUG पढ़ेंगे आप, और लास्ट में UAA या कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन। तो एक इनिशिएशन कोडॉन से शुरू होगा और टर्मिनेशन कोडॉन पे खत्म होगा। सिंपली हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो आपको समझने के लिए ये कि इनिशिएशन कोडॉन से पहले 5 एंड पर भी यूटीआर है, टर्मिनेशन कोडॉन के बाद 5 एंड पर भी यूटीआर है, किसके? एमआरएनए के। और ये जो यूटीआर है दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पढ़ेंगे भी आगे। तो जीन क्या है? व्हाट इज जीन? एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन आती है। तो जीन है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कहाँ है जीन? डीएनए का बना होता है, लेकिन लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस थोड़ा मुश्किल काम है। तो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, आरआरएनए, इन्हें भी जीन कहते हैं। नॉर्मली तो हम बोलते हैं वो डीएनए जो एमआरएनए बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है, वो जीन है। लेकिन आरआरएनए और टीआरएनए को बनाने वाले को भी जीन बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, इसको बोलते हैं। अब अगर स्ट्रक्चरल जीन केवल एक को ही कोड कर रहा है तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो जाएगा। यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक मिलता है, प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी एक ही एमआरएनए पर एक से ज्यादा एंजाइम को कोड करने वाले जीन होते हैं। और नॉर्मली वो जो जीन होते हैं वो एक मेटाबॉलिक पाथवे को गवर्न करते हैं। तो इन यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है इंटरप्टेड सीक्वेंसेस। मैंने अभी बताया आपको क्या क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और उन एक्सॉन के बीच बीच में इंट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? तो एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाई इंट्रॉन्स या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, ध्यान रखिएगा। डू नॉट अपीयर इन मेच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए, इनको यहां से हटाया जाता है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है इसमें, यह और कॉम्प्लिकेट कर देता है इस डेफिनेशन को। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर समटाइम प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से अफेक्टेड होते हैं, लोग इनको भी जीन बोल देते हैं। अरे भाई तो आखिर जीन है क्या? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जीन की डेफिनेशन। बट सिस्ट्रॉन की बात अगर हम समझें तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो डीएनए है उस पर एक बेस पेयर्स हैं वो किस पॉलीपेप्टाइड को कोड करे? बड़ी समस्या। आखिर जेनेटिक कोड है क्या? So the process of translation required transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid। कैसे होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इन दोनों के बीच में, तो कैसे पता लगाएं? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। इसके लिए डिफरेंट डिसिप्लिन के साइंटिस्ट आए, फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट, सबने मिलाकर काम किया, कुछ नहीं समझ आ रहा।
फाइनली जॉर्ज गैमो साहब ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया। एक फिजिस्ट थे, सोचिए, इन्होंने बोला देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर चारों एक एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो केवल 4 अमीनो एसिड के लिए कोड किया जा सकता है, तो सिंगलेट तो होना नहीं है ये। चलो अगर दो बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें तो 16 अमीनो एसिड के कोड मिल जाएंगे आपको। साहब अब भी कम है क्योंकि 20 अमीनो एसिड है। तो बोलते हैं इसका मतलब जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है। तो बोले साहब यहां भी समस्या, क्यों? ट्रिपलेट है लेकिन अब तो 64 कोडॉन हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, 3 गुने से भी ज्यादा। तो बोले भाई देखो, ज्यादा होने में समस्या नहीं है लेकिन कम होने में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि देखिए 20 अमीनो एसिड को एकोमोडेट करने के लिए जो कोडॉन्स है उनको ट्रिपलेट होना पड़ेगा, ट्रिपलेट कोडॉन ही चाहिए अपने को। तो द सीक्वेंस ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए 5' 3 एंड डायरेक्शन में जो कोड करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, उसी को हम कोडॉन कह देते हैं। ठीक है, तो ये कोडॉन की बात तो किसने बताई भाई? जॉर्ज गैमो ने बताई। लेकिन कौन सा कोडॉन किसको कोड करेगा, कैसे होगा, ये नहीं पता चला। क्रिक साहब ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इसको विद द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन T4 बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं, देखो 3 एंड वर्ड है, राम हैज रेड कैप। बोले साहब इसमें ऐसा करते हैं हम कि इसमें एक एक वर्ड इंसर्ट करते हैं। तो जब बी इंसर्ट किया तो इस तक तो सही था, आगे का सीक्वेंस सब बिगड़ गया। जब आई किया तो भी सब बिगड़ गया, लेकिन जब 3 इंसर्ट किए तो देखो राम हैज बिग रेड कैप। मतलब पक्का क्लियर है कि जब 3 लेटर इंसर्ट किए जाते हैं तो केवल एक जगह पर चेंज होता है, बाकी नहीं होता। इसका मतलब कोडॉन ट्रिपलेट है। बोले अच्छा, इंसर्शन किया, जरा डिलीशन करके भी दिखाओ। तो अब इन्होंने यहां से डिलीशन शुरू कर दिया। पहले आर का किया, फिर ई का किया और फिर डी का किया, तो भी देखिए राम हैज क्या। यानी चाहे एक बेस इंसर्ट करो या एक बेस डिलीट करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। 2 करिए तो भी गड़बड़, लेकिन 3 करते हैं तो केवल एक जगह फर्क पड़ेगा, बाकी जगह फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज प्रूव्ड दैट जेनेटिक कोडॉन कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। सेवेरोकोवा एंजाइम, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पर काम किए। सेवेरोकोवा एंजाइम आया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए करता था टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। यानी हमें टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो पाएगा इस एंजाइम से। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ओकोवा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। मार्शल नीरनबर्ग आए भाई, बोले सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाएंगे। सीधे फर्स्ट जेनेटिक कोड नीरनबर्ग मथाई ने 1961 में दिया, पॉली यू 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 यू, जिसको कोड करता था फेनाइलएलानिन को। फिर इन्होंने बहुत सारे होमोपॉलीमर बनाए और उससे पता लगाया कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। हरगोविंद खुराना 1964, बड़ा इंपॉर्टेंट इनका भी कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल की आर्टिफिशियल सिंथेसिस की होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के साथ काम किया। तो होमोपॉलीमर तो आप समझते हो, एक का मल्टीपल। कोपॉलीमर मतलब जैसे यूजी यूजी यूजी, 3 बार यूजी यूजी लिखा तो क्या देखते हैं, यूजी यू और जीयूजी बन गया। यानी एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा जिसमें सिस्टीन और वैल्यू कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो फाइनली ये पता चल गया और इन सब की मीनिंग पता चली अपने को। तो देखिए यहां अगर फर्स्ट बेस लिखा जाए, यहां सेकंड लिखा जाए, यहां थर्ड लिखा जाए, तो इस तरह से टोटल 64 कोडॉन अपने को मिल जाते हैं। इन 64 में सबका मतलब है 2 फिनाइल 6 ल्यू 3 आई ल्यू मेटवैलिन, ऐसे याद करो। सेठ प्रताप ठाकुर इलाहाबाद, टायरोसिन नॉनसेंस हिज ग्लूटामीन, एस्परजीन लाइसिन एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन नॉनसेंस ट्रिप्टोफान, अर्ज शेर अर्ज ग्लाइसिन, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूजीजी ट्रिप्टोफैन अकेला है, एक ही कोडॉन है इसके लिए। इसी तरह एयूजी और मेथायोनिन, यस, ये 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं, मेथायोनिन और ट्रिप्टोफैन, जिनके लिए केवल एक एक कोडॉन है बस, और कोई नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, ल्यूसिन की, तो देखो ल्यूसिन के लिए सबसे ज्यादा 6 कोडॉन है। सीरीन के यहाँ पर 4 हैं और यहाँ 2 हैं, यानी 6 हो गए। इसी तरह आर्जिनिन के यहाँ 4 और यहाँ 2, 6 हो गए। तो सीरीन, आर्जिनिन और ल्यूसिन, इनके सबसे ज्यादा जो कोडॉन्स हैं कैसे हैं,
6 कोडॉन है। ये जो AUG है ये इनिशिएटर कोडॉन है, सबसे पहले इनिशिएशन यहीं से होता है। और ये UAA, UAG और UG इनको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। तो जब भी ये आएंगे वहीं पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात आई? कोडॉन ट्रिपलेट हो गए। 61 कोडॉन तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 नहीं करते, उन्हीं को हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। कोडॉन रीड इन mRNA इन कॉन्टिन्यूस फैशन, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। नॉन ओवरलैपिंग है कोडॉन, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। नियरली यूनिवर्सल है, यानी जो यू है वो लगभग सब में फेनाइलएलानिन को कोड करता है, कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं बट आप यूनिवर्सल मानेंगे। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी डिजेनरेसी। क्रिक ने बताया कि ये वोवल हाइपोथेसिस के कारण होती है, ठीक है ना। तो वोवल पेयरिंग किस में होती है? बिटवीन थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन एंड फिफ्थ नहीं भाई, फर्स्ट कोडॉन, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, ठीक है। थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन मतलब जैसे इधर हमने किया AUG, अब इधर से ये आएगा ना तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो इनके बेस में जो पेयरिंग होती है ये वाली पेयरिंग वोवल होती है और इसके कारण डिजेनरेसी हो जाती है। और डिजेनरेसी के कारण क्या होता है? एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। क्लियर? कुछ मॉडिफिकेशंस हैं लेकिन ये नहीं पढ़ने आपको। AUG के डुअल फंक्शन है, बाकी ये एम्बिगुअस नहीं है, कोडॉन्स आर नॉन एम्बिगुअस, लेकिन AUG डुअल फंक्शन करता है, मेथायोनिन को कोड करता है, इनिशिएटर कोडॉन भी है। UAA, UAG और UGA ये तीनों नॉनसेंस या टर्मिनेटर कोडॉन है। तो चलो पता चल गया, अब क्या करना है, तो ट्रांसलेशन करवाएं। तो ट्रांसलेशन क्या है? इट रिफर्स टू पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड, order and sequence of amino acid defined by sequences of bases in mRNA, ठीक है। amino acid are joined by bond which is known as peptide bond. Formation of peptide bond required energy, therefore first phase itself amino acid are activated in the presence of ATP linked to their cognate tRNA। क्या होगा? ये जो अमीनो एसिड है ये सबसे पहले एक एंजाइम से जुड़ेगा, अमीनो एसाइल एंजाइम से, और बना देगा अमीनो एसिड। AMP एंजाइम भी बीच में जोड़ दे भाई, अमीनो एसिड एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स से कोई स्पेसिफिक tRNA जुड़ेगा और फाइनली अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो एक्टिवेशन होता है और इस तरह के, ये देखो 3D स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं तो इन्वर्टेड एल शेप होता है, किसका? tRNA का। और 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है? होली एंड खुराना ने बताया था, क्लोवर लीफ, सॉरी होली एंड खुराना बोल रहा हूँ, होली ने बोला था ये क्लोवर लीफ लाइक होता है 2D स्ट्रक्चर, 3D इन्वर्टेड एल। तो यहां देखो ये एंटी कोडॉन है, ये है एंटी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कोडॉन। तो ऐसे बहुत से RNA यहां पर लगे होते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? हाँ, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब क्या होगा भाई? यहां पर बन गया अमीनो एसिड एंड tRNA कॉम्प्लेक्स। इफ टू सच चार्ज tRNAs क्लोज एक दूसरे के आएंगे तो उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवर्ड है। यहां समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक एंजाइम है जो इसमें हेल्प करेगा। क्या नाम है उसका? पेप्टिडिल सिंथेटेज या RNA एंजाइम है। सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम का क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया, राइबोसोम में स्ट्रक्चरल RNA होते हैं और कितनी प्रोटीन होती है? सीधे पूछा गया था, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट जो राइबोसोम है 2 यूनिट के फॉर्म में होता है, लार्ज सब यूनिट अलग होती है, सब यूनिट अलग होती है, लेकिन जब mRNA आता है तो फिर ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं इस पर। जैसे मान लो ये आ गया, ये स्मॉल सब यूनिट हो गई, ये लार्ज सब यूनिट हो गई, तो 2 साइट है, एक P साइट और एक A साइट। इस लार्ज सब यूनिट में P साइट वो होती है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और A साइट वो है जहां पर नए नए tRNA आते हैं। कौन कैटेलाइज करता है? 23S RNA कैटेलाइज करता है राइबोसोम। ट्रांसलेशन यूनिट mRNA पे in the sequence of RNA that is flanked by the start codon and stop codon। यानी यहां से मान लो
ये हमारे पास AUG हो गया, और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मान लो यहाँ पर UAA हो गया। तो ये ट्रांसलेशनल यूनिट हो गई, क्योंकि यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने भी बताया था आपको UTR होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। UTR रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने भी आपको जब mRNA का स्ट्रक्चर बता रहा था वहीं पे बता दिया था। आगे देखिए अब क्या हुआ। तो फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड विद mRNA एट स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन हमेशा कौन सा है? AUG, जो इनिशिएटर tRNA के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। राइबोसोम प्रोसीड टू इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू tRNA, सीक्वेंस बाइंड टू एप्रोप्रिएट कोडॉन mRNA बाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बढ़ता चला जाएगा। राइबोसोम मूव्स कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द mRNA। ठीक है, इसको लगातार जैसे ये है, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ऐसे ट्रांसलोकेशन करता है। तो राइबोसोम का क्या होता है? राइबोसोम का होता है ट्रांसलोकेशन। कहाँ? mRNA पर। कौन सी डायरेक्शन में? 5' 3' डायरेक्शन। 5' 3' डायरेक्शन पे ये ट्रांसलोकेशन करता है और एक पॉलीपेप्टाइड बना देता है। लास्ट में रिलीज फैक्टर आता है। ठीक है, जब ये स्टॉप कोडॉन के पास पहुंचता है और ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है, प्रोटीन चेन अलग हो जाती है, राइबोसोम के सारे कंपोनेंट अलग हो जाते हैं और बन जाता है। देखो ये जो राइबोसोम है इस तरह से मूव कर रहा है, किधर जा रहा है? 5' 3'। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये P एंड है, ये एक्सेप्टर है, नया RNA, नया tRNA यहाँ आता है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे ही एक दूसरे के पास में आते हैं बॉन्ड बन जाता है। हालांकि इस बॉन्ड फॉर्मेशन को जो 23S RNA है, पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम, वो कैटलिस्ट भी करता है। तो इतनी एनर्जी होती है। अब ये इधर वाला अलग हो जाएगा, नया वाला फिर से आ जाएगा, ये ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? ये बढ़ेगा जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं मिल जाएगा, और जैसे ही एक बार टर्मिनेशन कोडॉन मिला, पूरी मशीनरी एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो सर क्या इसका कोई रेगुलेशन भी करना होता है क्या? अरे भाई, आप अपने घर में एसी चलाते हो तो क्या हमेशा एसी चलाते हो 24 घंटे? अरे कभी कभी तो उसे बंद करते हो ना, उसका रेगुलेशन करते हो ना। तो यहाँ भी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका भी रेगुलेशन करना होता है। तो भाई यूकैरियोट में कितने स्टेप है? यूकैरियोट में 4 स्टेप है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर दिया, सबसे बढ़िया लेवल तो यही होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, समस्या ही खत्म। पर चलो ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो अब क्या करें? तो स्प्लाइसिंग लेवल पे रेगुलेट कर दो, क्योंकि जब तक स्प्लाइसिंग नहीं होगी तब तक mRNA बनेगा नहीं, जब तक mRNA बनेगा नहीं तो वो न्यूक्लियोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म जाएगा नहीं। सर वो भी बन गया, आप क्या करें? कोई बात नहीं, उसका जब ट्रांसफर हो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म वहां ब्लॉक कर दो, और वहां भी नहीं कर पाए तो सर ट्रांसलेशन लेवल पे। तो यूकैरियोट में 4 लेवल है, जबकि प्रोकैरियोट में केवल 2 लेवल है। प्रोकैरियोट में कौन कौन से लेवल है? प्रोकैरियोट में ये दूसरी और तीसरी चीज नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 ही लेवल हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, एक तो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और दूसरा ट्रांसलेशन पे किया जाता है। तो सबसे अच्छा कंट्रोल कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, एंजाइम है, ई कोलाई सिंथेसाइज कर रहा है, किस लिए? हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकराइड लैक्टोज, लैक्टोज को ब्रेक करना है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। अरे भैया, तो लैक्टोज होगी तब तो एंजाइम की जरूरत होगी है? अगर लैक्टोज नहीं है तो हम काय को बनाएंगे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी बनेगा जब लैक्टोज होगा। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन है जो रेगुलेट करती हैं किसी जीन के एक्सप्रेशन को। आप सोचिए, एक सिंपल जाइगोट होता है बॉडी में, और उस जाइगोट से एक बॉडी बन जाती है, मल्टी सेलुलर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो गई। तो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ जीन के रेगुलेशन से। तो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। कभी कोई काम किया, कभी कोई काम किया, और इस तरह से इसने काम किया है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद सम प्रोटीन। हाँ, ये पॉजिटिव भी काम कर सकती है, नेगेटिव भी काम कर सकती है, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। क्लियर?
ऑपरेटर रीजन जो है वो प्रमोटर के बिल्कुल पास में होता है मोस्ट ऑफ द ऑप्रोन में। सर ये ऑप्रोन क्या हो गया, व्हाट इज ऑप्रोन, नया शब्द आ गया ऑप्रोन, जगह मैन मोनट ने दिया था। ऑप्रोन इज सेट होता है जो एक कॉमन रेगुलेटर से रेगुलेट होता है। तो ईच ऑप्रोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड रिप्रेसर, जैसे लैक ऑपरेटर है और लैक रिप्रेसर है लैक ऑप्रोन के अंदर, ठीक है ना। तो हर प्रमोटर हर ऑप्रोन का एक रिप्रेसर होता है और एक ऑपरेटर होता है। आइए देखिए लैक ऑप्रोन से समझे। यहाँ एक ये रेगुलेटरी या इनहिबिटरी जीन है, इसको आई जीन बोलते हैं। ध्यान दीजिए इंड्यूसर नहीं है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और बनता है एमआरएनए ट्रांसलेशन से रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है। अब अगर ऑपरेटर को इसने बाइंड कर रखा है तो जो हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमेरेज, ये भाई साहब कैसे बाइंड करेंगे, इनको बाइंड करने की तो जगह ही नहीं है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। और ये सर एक पे तीन तीन जीन, हाँ भाई हाँ, ये कंडीशन है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है बेटा। ये क्या होता है सर, एक ही डीएनए पर एक से ज्यादा एंजाइम को बनाने के लिए कोड होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नॉर्मली प्रोकैरियोट में कॉमन है, यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है। तो देखिए कितने कंपोनेंट हुए, ये मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल जीन, और इसको रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटर है, और प्रमोटर और ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आके आरएनए पॉलीमरेज छोड़ने वाला है। आइए लैक ऑफ की बात करें। तो लैक ऑफ की जो डिस्कवरी है भाई, एक जेनेटिस्ट मिले जैकब, एक बायोकेमिस्ट मिले मोनाट, और इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन जो है ऑपरॉन करता है। A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulator। यानी ऑपरॉन में क्या क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, रेगुलेटर, इतनी चीजें होंगी, ठीक है। बहुत सारे ऑपरॉन है यहाँ, लैक ऑपरॉन, DRP ऑपरॉन, एरा ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, आई जीन, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। इतने से कंट्रोल होता है। आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरॉन, पीछे भी बताया था आपको। अब चलो सीधे डायग्राम से ही देखें इसको, क्या थ्योरी पढ़े। तो ध्यान दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं होता है, बोलो सर इसका इंड्यूसर कौन है। इसका इंड्यूसर जो है बेटा वो लैक्टोज है या एलो लैक्टोज है। तो लैक्टोज और एलो लैक्टोज ये इसके इंड्यूसर है। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो आई जीन जो है वो सिंपली रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगी, ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। अब अगर ये ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है तो इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। ऑपरॉन से यहां पर डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जुड़ ही नहीं पाएगा, साइट ही नहीं है उसके लिए। तो इसका जो स्विच है, हम बोले कि इस समय इसका स्विच ऑफ है। अब ध्यान देना, यहाँ कोई बटन नहीं होती जिसको आपने ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ का मतलब कि इस समय ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, these 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे हैं, इनसे कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, इनसे कोई एंजाइम नहीं बनेगा, यानी ऑपरॉन शट डाउन है। लेकिन अब देखो इंड्यूसर आया, जैसे ही इंड्यूसर आया, इंड्यूसर इस से जुड़ गया। बोले सर ये तो ऊपर जुड़ा था, भाई ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है इसकी, एलोस्टेरिक बाइंडिंग। तो जैसे ही इंड्यूसर इससे जुड़ा, ये ऑपरेटर खाली हो गया, और इसके खाली होते ही आरएनए पॉलीमरेज आगे चल गया इसमें, और आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर दिया इसने, और फिर ट्रांसलेशन हुआ। तो जेड जीन से क्या बना बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। वाई जीन से क्या बना, परमीज एंजाइम। ए जीन से क्या बना, ये ए जीन क्या बनाएगा, ए जीन बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। 3 एंजाइम बन जाते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रिंसिपल एंजाइम है, क्या करता है, ये वो एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन जाता है। तो मेन एंजाइम यही है। परमीज क्या करता है, इसकी परमेबिलिटी को, ग्लूकोज के लिए सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ट्रांसएसाइडेज क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है स्टील ग्रुप का। तो नॉर्मली एक जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होते हैं, उनमें जो
जीन होते हैं वो एक मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह कब तक ये चलता रहेगा भाई, कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके पास लैक्टोज रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा तब तक जब तक लैक्टोज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिप्रेसर किस तरह का कंट्रोल कर रहा है, आइजीन किस तरह का कंट्रोल कर रहा है? तो ये कर रहा है बेटा नेगेटिव कंट्रोल। रिप्रेसर के कारण ये बंद हो रहा है। ये इंड्यूसर लैक्टोज क्या कर रहा है? ये इंडक्शन कर रहा है, इसलिए ये इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। ये ऑपरॉन का जो स्विच है ये कब ऑन होता है? ये तब ऑन होता है जब लैक्टोज आता है, इसलिए इस ऑपरॉन को इंड्यूसिबल ऑपरॉन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो बहुत सारे पॉइंट है, ये आप पढ़ लेंगे, सीधी सी बात है। तो लैक ऑपरॉन का पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? आइए आगे बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पहुंचते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट। तो एचजीपी 1990 में शुरू हुआ एंड इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। साहब मेगा प्रोजेक्ट क्यों? और दो बातों से पता चल जाएगा। पहला, एस्टिमेटेड कॉस्ट से पता चल जाएगा। दूसरा, जो डाटा आएगा उससे पता चल जाएगा। पर बेस के लिए अगर $3 यूएस डॉलर पर बेस पर खर्चा हुआ तो लगभग कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 9 बिलियन यूएस डॉलर, इतनी कॉस्टिंग आ रही है इसकी। अगर जो इंफॉर्मेशन इसमें आई हम उसको स्टोर करेंगे तो हमें चाहिए हमारे पास बन जाएंगी 3,300 बुक्स। अच्छा, कैसी बुक? इस बुक में 1000 पेजेस होंगे और हर पेज में 1000 लेटर। सोचिए, 1000 लेटर्स वाली 1000 बुक्स हैं, और सॉरी 1000 लेटर्स वाले 1000 पेजेस हैं, यानी हर पेज में 1000 लेटर्स हैं, और ऐसी 3300 बुक्स बन जाएंगी अगर इस डाटा को हम रखेंगे। भैया रखेंगे कहाँ? इसीलिए तो सर इतना बड़ा कंप्यूटर लगाया गया है। हाँ, इस समय एक बड़ी नई साइंस डेवलप हुई, क्लोजली रिलेटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड कंप्यूटर के बिना इतना डाटा रखेंगे कहाँ? तो खैर, वाई इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इतना खर्चा होना है और इतना डाटा आना है। ठीक है? और जो नई साइंस इस दौरान डेवलप हुई वो कौन सी थी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या गोल थे? गोल था कि भाई कितने जीन है वो पता किए जाए, सीक्वेंसेस पता किया जाए, स्टोर किया जाए इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, इम्प्रूव किए जाए टूल एनालिसिस के लिए, जो टेक्नोलॉजी आए उसे रिलेटेड फील्ड को, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया जाए, और जाहिर है जब ये आएगा तो इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज उठेंगे, इन सब का जवाब दिया जाए। 15 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 13 ईयर में ही खत्म हो गया। मेन पार्टनर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ थे। शुरू के दिनों में वेलकम ट्रस्ट यूके का जुड़ा था, बाद में अलग हो गया। एडिशनल सपोर्ट जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज ने किया। ठीक है? 2003 में बोल दिया गया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हालांकि लास्ट क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम 1 का फाइनल ड्राफ्ट मई 2006 में हुआ, लेकिन कंप्लीट बोल दिया गया 2003 में। क्या खाली ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई? अरे भाई, सीधे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे हो सकती है? इसके लिए बीच में और भी बहुत सारे हमें मॉडल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी। तो नॉन ह्यूमन मॉडल लिए गए, बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरेप्टिस एलिगेंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, इसकी भी सीक्वेंसिंग की गई। ड्रोसोफिला प्लांट में राइस और एरेबिडोप्सिस, तो बहुत सारे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपके लिए। तो नॉन ह्यूमन, बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल भी लिए गए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, और फिर जो डाटा आया उससे हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की। क्या मेथोडोलॉजीज आई? 2 मेन मेथोडोलॉजी यूज की गई, एक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, केवल उसकी सीक्वेंसिंग की गई। दूसरी ब्लाइंड अप्रोच थी, पूछा जाता है पहले होल सेट ऑफ जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई, बाद में उनके फंक्शन असाइन किए गए। तो एक ईएसटी और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। अब क्या हुआ? सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले किया जाएगा, डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, इस रैंडम फ्रेगमेंट बनाए जाएंगे, फिर इनके छोटे साइज को क्लोनिंग की जाएगी स्पेशलाइज वेक्टर में। हाँ भाई, अब डीएनए को एम्पलीफाई भी तो करना है, तो वेक्टर कौन होगा? अरे जो होस्ट होगा वैसा वेक्टर। तो जो होस्ट है वो बैक्टीरिया, तो अगर बैक्टीरिया होस्ट है तो वेक्टर क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर ईस्ट होस्ट है तो उसका वेक्टर क्या है?
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया छोटा होता है, ईस्ट बड़ा होता है। तो अगर छोटा डीएनए का पार्ट पीस है तो बैक्टीरिया में कर लेंगे, बड़ा पीस है तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, चलो मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंसर में डाला, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डाल के सीक्वेंसिंग की गई। ये सीक्वेंसर फ्रेडरिक सैगर के बनाए हुए मेथड पे काम करता है। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है बेटा इन्होंने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग का मेथड भी डेवलप किया और डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड भी डेवलप किया। तो चलो ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डाला, सीक्वेंसिंग हो गई। अब इन सीक्वेंसेस को अरेंज किया गया ओवरलैपिंग रीजन की हेल्प से, और जाहिर है कि ये जो अलाइनमेंट है ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, तो सॉफ्टवेयर बनाए गए, प्रोग्राम बनाए गए, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए और उसके बेस पे इनिशिएट हुआ कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा सीक्वेंस है। फिर एक और मजेदार प्रॉब्लम आई, जेनेटिक और फिजिकल मैप कैसे बनाए जाए। तो इनकी जेनेटिक और फिजिकल मैप के लिए 2 तरह के डाटा लिया गया, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज रिकॉग्निशन साइट और दूसरा रिपीटिटिव सीएन डीएनए माइक्रोसैटेलाइट। 2 तरह की पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया गया, एक माइक्रोसैटेलाइट का यूज किया गया और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। आप पढ़ेंगे ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ना, अभी मिनी सैटेलाइट, ये भी काम आएंगे। तो माइक्रो सैटेलाइट का यूज तो हमने मैपिंग में किया है और मिनी सैटेलाइट का यूज अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करेंगे। अचीवमेंट्स, पहले स्टेप की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से समराइज कर लें। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रैंडम फ्रेगमेंट, फिर क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट इनटू सुटेबल होस्ट, सीक्वेंसिंग बाय सीक्वेंसर, फिर अरेंज किया ओवरलैपिंग रीजन को, सीक्वेंस एनोटेशन किया और जेनेटिक और फिजिकल मैप बना लिए, तो स्टेप खत्म। व्हाट द साइलेंट फीचर, हमें मिला क्या? इतना काम करने के बाद हमारे पास जो फाइंडिंग्स आई बेटा वो क्या आई? सबसे पहला, ह्यूमन जीनोम कंटेंट 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ये तुमको लर्न करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीजें लर्न करनी है, या समझने का कुछ नहीं, लर्न करने वाली पॉइंट है। द एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेस पेयर, लेकिन सबसे बड़ा जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन का है, 2.4 मिलियन बेसिस है। टोटल नंबर ऑफ जीन नियरली 30,000 है। 99.9% सब में सेम है। फंक्शन अननोन है ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर जीन का। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे नीट में है। रिपीटेड सीक्वेंस लार्ज पार्ट बनाते हैं, बहुत टाइम रिपीट हुए, कोई फंक्शन नहीं करते, डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे सेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड इवोल्यूशन। सबसे ज्यादा जीन सबसे बड़े क्रोमोसोम 1 पर है, 2968, और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम Y है जिसके ऊपर ओनली 231 जीन है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, एंड दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब इसके बाद पहुंचते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे थंब प्रिंट होता है, उसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बताता है। आइडेंटिफिकेशन कहाँ करते हैं? कुछ स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, जिसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? ये सेपरेटेड किया जाता है बल्क जीनोम से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। आप जानते हैं मेजर पीक तो बल्क की आ जाएगी, सब स्मॉल पीक आएगी, इसको सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। इस सैटेलाइट डीएनए को बेस कंपोजिशन के बेस पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ सेगमेंट, रिपीटेटिव यूनिट, 3 चीजें हैं, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, इनके बेस पे क्लासिफाई किया गया माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। 2 तरह के। वीएनटीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने वीएनटीआर का ही यूज किया है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये मिनी सैटेलाइट है, इनका साइज 0.1 से 20 केबी का होता है। आपने पीछे पढ़ा, माइक्रो सैटेलाइट जो थे इसका यूज हमने किसमें किया था? इसका यूज हमने जीन या जीनोम मैपिंग में किया था। ठीक है, ये मैपिंग में किया जाता है। और मिनी सैटेलाइट का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। These sequences normally do not code for any protein, and they form a large portion of human genome. Very high degree of polymorphism है इसमें, and that's why these are used in DNA fingerprinting. क्योंकि भाई हमें तो पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस चाहिए, अगर पॉलीमॉर्फिक है तो हमारे लिए बेस्ट है, तो हम इस पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस को यूज करते हैं पूरी बॉडी में। कहीं का भी डीएनए, एवरी टिश्यू का डीएनए सिमिलर होगा, तो हम किसी का भी ले लेते हैं उठा के, फॉरेंसिक एप्लीकेशन में, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये इनहेरिटेबल होती है, पेरेंट्स से उसके बच्चे में जाएगी।
तो इससे हम पैटर्निटी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो फॉरेंसिक साइंस में यूज हो गया, दूसरा पैटर्निटी टेस्ट में हो गया। अब वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन ट्रेडिशनली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 0.01 है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 है तो हम इसे पॉलीमॉर्फिक डीएनए बोल देंगे। अब पॉलीमॉर्फिज्म कैसे राइज करती है बेटा? म्यूटेशन से। नए नए म्यूटेशन होते हैं। अब म्यूटेशन अगर ये जर्म सेल में है तो आगे जाएगा, सोमेटिक सेल में तो बेकार हो गया। लेकिन जर्म सेल में भी डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग। अगर इसके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता है तो जर्म सेल में पर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तभी अगली जनरेशन में जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। ठीक है, और जब ये अगली जनरेशन में जाएगा तो धीरे धीरे वहां एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन आता है आखिर ये टेक्निक सबसे पहले किसने डेवलप की? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है डेवलप करने वाले साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है एलेक जेफरी। बोलते सर एलेक जेफरी ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप की। He used सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब। प्रोब समझते हो ना, आर्टिफिशियल, जो किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया गया। That show very high degree of polymorphism was called variable number tandem repeat. Why VNTR? नंबर अलग होते हैं, टेंडमली रिपीट होते हैं। कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बेस का सीक्वेंसेस है, दैट इज यूनिक। A small DNA sequence is arranged tandemly in many copy number and it vary from chromosome to chromosome in an individual and they show very high degree of polymorphism. फिर ये जो बैंड आया आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, ऑटो रेडियोग्राम से हम इसको देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप क्या जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मतलब एक ही जाइगोट था और इससे क्लीवेज हुआ और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, से ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी, दो हो गए मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो क्या इनमें डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं, इनका डीएनए फिंगरप्रिंट सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा इनका डीएनए फिंगरप्रिंट? क्योंकि दोनों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसकी टेक्निक की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, पीसीआर से हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सर एक सिंगल सेल का डीएनए सफिशिएंट है एनालिसिस के लिए? बहुत है, और नहीं है तो उसको पीसीआर से बढ़ा देंगे। So in addition to forensic science, it is much wider applications such as determining population and genetic diversities. Currently, many probes are generated to DNA fingerprint. तो किसमें यूज हुआ? फॉरेंसिक साइंस में हुआ, पैटर्निटी टेस्ट में यूज हुआ, और पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज के लिए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया। व्हाट आर द प्रोसेस? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूज किया गया यूजिंग रेडियो लेवल्ड VNTR प्रोब। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले कोई डीएनए आइसोलेट किया जाएगा, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, बैंड मिल जाएंगे, इन बैंड को ट्रांसफर कर देंगे फिर किस पे? सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, जैसे नाइट्रोसेल्युलोज और नाइलॉन। बैंड को ट्रांसफर कर दिया, ब्लॉटिंग। दिस ब्लॉटिंग इज टर्म्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। इसी को हम, बल्कि यहां से मैं क्यों कर रहा हूं, इसी जो ब्लॉटिंग है ना, इसी ब्लॉटिंग को बेटा, इसी ब्लॉटिंग को कहा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग या सदर्न ब्लॉट कहा जाता है, क्योंकि सदर्न नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो डीएनए की ब्लॉटिंग को सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को नॉर्दर्न है, पर उसको नॉर्दर्न ने नहीं डिस्कवर किया था ऐसे। अब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं यूजिंग लेबल्ड VNTR को, जिसे हम जानते हैं, उसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, पानी डाल के बाकी हटा देते हैं, और फिर डिटेक्शन कर लेते हैं इस फ्रेगमेंट का विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कहीं क्राइम हुआ है और क्राइम सीन पे हमको ये डीएनए मिला है। हमने जब इसके बैंड बनाए तो देखो, जितना ज़्यादा भारी होगा या जितनी ज़्यादा रिपीटिव यूनिट है वो ऊपर आएगा। तो ये देखो, ये इसकी डीएनए बैंड बन गया। दो सस्पेक्टेड पर्सन पकड़े गए, एक इंडिविजुअल ए था, एक इंडिविजुअल बी था। अब यहाँ देखो, सारे क्रोमोसोम की मैचिंग नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम और उसके भी स्पेसिफिक पार्ट। जैसे यहाँ देखिए, क्रोमोसोम नंबर 7,
2 और 16 लिया गया है। सारे क्रोमोसोम नहीं लिए गए। कौन कौन से लिए गए? क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16। इस इंडिविजुअल के अंदर कितने रिपीट हैं? 3 है और 4, 7 पे। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 7। ठीक है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। और दूसरा कितना है भाई? 5 के साथ साथ 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 5 बाई 10। इस तरह से रिपीट थे इसके अंदर। जबकि यहां जो पकड़ा गया था, अब ध्यान दीजिए, ये इसके अंदर कितने रिपीट है भाई बताओ? तो यहां पर देखिए 11 रिपीट है, यहां 9 रिपीट है, ये तो 8 7 देखो सेम निकल गया। यहां पर 5 है और यहां 2 रिपीट है। ये जो पकड़ा गया था इसकी मैचिंग किससे हो रही है? इस वाले से हो रही है। ये देखो बिल्कुल सेम सीक्वेंस जा रहा है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस जा रहा है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल बी जो है यही क्राइम में इन्वॉल्व था और ये बेचारा निर्दोष है, इसको अलग करो। और यही क्राइम सीन में रिलेटेड है या क्राइम से रिलेटेड यही है। और इस तरह से नंबर ऑफ बैंड काउंट करके डीएनए फिंगरप्रिंट देखिए बिल्कुल सेम मैच कर रहा है जैसा हमें सी के पास था। क्राइम सीन पे जो हमें डीएनए मिला था उस डीएनए का जैसा बैंड है वैसा ही ये मिस्टर बी का बैंड है। मिस्टर ए निर्दोष है, इन्होंने ये क्राइम नहीं किया है क्योंकि वहां भाई डीएनए मिला है तो पक्का उसका है। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्राइम सीन में कौन रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह आजकल नई चीज चली है, फादर बोलता है मेरा बेटा नहीं है, तो जो पैटर्निटी टेस्ट है, बोले आपका बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए, हम बच्चे का ब्लड सैंपल लेते हैं, दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। हाँ, अगर आपका बेटा नहीं है तो मैच नहीं करेगा, उसमें क्या परेशानी, और मैच कर गया तो आपका बेटा है। सोचो ये जमाना आ गया। तो खैर पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्राइम सीन पे ये पता लगा सकते हैं कि असली क्रिमिनल कौन सा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको पता लगती हैं किससे? ये पता लगती हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो ऑल द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से 4 to 8 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 to 8 क्वेश्चन ये नीट में इससे आते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा चैप्टर है नीट के लिए, 4 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करिएगा। ऑल द बेस्ट। क्लियर? बहुत अच्छे से तब पढ़ाई करनी है भाई, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।